हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं अपने ईडीएम एंड फ्रेजेस की सीरीज़ का लेक्चर नंबर 6। इससे पहले मैंने 5 लेक्चर्स करवा दिए हैं। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने आज की इस इम्पोर्टेंट ईडीएम एंड फ्रेजेस की सीरीज़ को। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन है हमारा, स्टिक टू वंस गन। अब देखो, पहले तो ये देखेंगे कि हमारा जो है आया है ना एसएससी सीएचएसएल 2024 के का क्वेश्चन है। और देखो, स्टिक टू वंस गन का मतलब होता है कि अपनी बात पर अड़े रहना। आप में से कुछ लोग होंगे जो कि अपनी बात पे अड़े रहते हैं कि मुझे ऐसा ही करना है ना। तो स्टिक टू वंस गन का मतलब होता है अपनी बात पे अड़े रहना, किसी के लिए भी चेंज नहीं होना, किसी भी चीज को लेकर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, बस अपनी बात पे अड़े रहना। तो देखो, इसका जो करेक्ट आंसर है ना, ये हो जाएगा हमारा टू रिमेन फेथफुल टू। ठीक है, अपनी बात पे अड़े रहना, अपने काम में लगे रहना। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस्ड ब्रेड। अब देखो, ईडियम में ना कई बार ऐसा होता है कि बिल्कुल हटकर होता है, उसका मीनिंग भी हटकर होता है। तो इसको हम देखो कैसे याद रखेंगे। बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस्ड ब्रेड, इसका बेसिकली मतलब है कोई भी पॉजिटिवली, मतलब कि एक्सट्रीमली गुड हो जाना, बहुत अच्छा होना, इस सेंस में इसका मतलब है। ठीक है, तो याद कैसे करेंगे इसको, क्योंकि हम क्या होते हैं कई बार हम ईडियम भूल जाते हैं। तो रिलेट करने के लिए आप ऐसे याद करेंगे, बेस्ट थिंग यानी कोई चीज़ बहुत बेस्ट है, यानी कि एक्सट्रीमली गुड होगी ना, बेस्ट है तो सच में बहुत अच्छी होगी, काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, है ना। तो ऐसे याद रखेंगे इस वर्ड को रिलेट करके। बेस्ट थिंग वाले में क्या होगा, एक्सट्रीमली गुड और इंटरेस्टिंग होना। इसीलिए ऑप्शन नंबर हमारा जो बी है ना, ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, और देखो ये भी एसएससी सीएचएसएल 2024 का ही क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, देखो हमारे पास ये कुछ एक सेंटेंस है, डिलीवरिंग दैट फर्नीचर टू द 10th floor without the lift and an incline is incredibly foolish and next to impossible। अब आप सोचो ना कि यहाँ पे जो फर्नीचर है उसको ना 10th फ्लोर पे पहुंचाया जा रहा है विदाउट लिफ्ट के। 10th फ्लोर वैसे भी इतना दूर है और लिफ्ट वगैरह भी नहीं है, और कोई इंक्लाइनेशन भी नहीं है, मतलब कोई ढलान वगैरह कुछ ऐसी चीजें नहीं है ना कि जिससे कि 10th फ्लोर पर जो फर्नीचर है ना आराम से पहुंच जाए। तो देखा जाए तो ये एक फुलिश और एक इम्पॉसिबल जैसा काम है ना। क्योंकि 10th फ्लोर उतना ऊपर है, कौन 10th फ्लोर तक लेके जाएगा, है ना। कोई मतलब अलग से कुछ बना ही नहीं हुआ है। तो बेसिकली ना हमें इससे रिलेटेड ईडियम बनाना बताना है। तो ईडियम सेंटेंस को हमने पढ़ के ये जाना कि कुछ चीजें ना इम्पॉसिबल है, यहाँ पे इम्पॉसिबल है या हम कह सकते हैं डिफिकल्ट है। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड हमारा जो ईडियम होगा ना, मैं आपको बता दूं, हमारा जो होगा ये होगा लाइक नेलिंग जेली टू दी ट्री। ठीक है, क्योंकि इसका मतलब भी होता है इम्पॉसिबल सा और डिफिकल्ट सा होना। ठीक है, अब नेलिंग जेली टू द ट्री मतलब कोई काम बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, ऐसा लग रहा है कि बहुत इम्पॉसिबल सा है ना। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा ये करेक्ट आंसर होगा। कुछ अदर इडियम्स भी दिए हुए हैं, इसको नहीं, ये सारे हमारे आंसर्स नहीं होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलिए। हाँ, नेक्स्ट है हमारा, विष्णु एंड विघ्नेश आर ऑलवेज लाइक टू पीस इन अ पॉड। जो विष्णु है और विघ्नेश है, कैसे हैं वो, लाइक टू पीस इन अ पॉड। ये तो हमारा इडियम है ना। इस इडियम का क्या मतलब है इसमें, तो देखो इसका मतलब होता है ये दोनों ना एक दूसरे से काफी सिमिलर है ना। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा, वेरी सिमिलर टू ईच अदर। और देखो आपने जैसे कई बार देखा होगा अपने स्कूल में अपने आसपास कि कुछ फ्रेंड्स होते हैं ना, एक जैसे होते हैं बिल्कुल, जैसे कि एक एक जैसा ही एक्ट करेंगे, एक जैसे कई बार वो कपड़े पहनते हैं, और कई बार उनके बात करने का ढंग, उनका विचार एक जैसा होता है। मतलब कोई भी चीज़ है ना जो दो लोगों में ज्यादातर सिमिलर हो, तो उसी को हम कहते हैं टू पीस इन अ पॉड। ठीक है, आपके भाई बहन भी हो सकते हैं टू पीस इन अ पॉड। जैसी आपकी हरकतें उस वैसे आपके भाई की हरकतें हैं, आप दोनों की थिंकिंग मिलती जुलती है, बात विचार मिलते जुलते हैं, हैबिट्स बिल्कुल सेम है, तो इसी को हम कह देंगे टू पीस इन अ पॉड। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अच्छा ये तो बहुत इजी है, मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चा ऐसा होगा जिसको ये नहीं आता होगा। इंडिपेंडेंस डे इज कंसिडर्ड एज अ रेड लेटर डे इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ईडियम है रेड लेटर डे। ठीक है, अब रेड लेटर डे का मतलब क्या होता है,
कोई भी चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है, मेमोरेबल है, जिसको याद रखा जाएगा, जिसको नहीं भूला जा सकता, इन सारी चीज़ों को हम कहते हैं अ रेड लेटर डे। रेगुलर डे, अनइवेंटफुल डे नहीं, अनइम्पोर्टेंट डे नहीं, मेमोरेबल डे। और हाँ, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, अगर जैसे सेंटेंस बेस होते हैं ना, तो वो उसमें ना ईडियम्स को फाइंड करना आसान हो जाता है। और जैसे कुछ बच्चे, मैं आपको बता दूँ, जिनको इसका आंसर नहीं भी आता होगा ना, वो भी इजीली आराम से इसको कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे तो सारे जो मीनिंग्स है ना, बिल्कुल हटकर ही है। और इंडिपेंडेंस डे हमारे लिए मेमोरेबल डे हो सकता है, अनइवेंटफुल नहीं हो सकता, अनइम्पोर्टेंट नहीं हो सकता। रेगुलर डे तो चलो इसको तो हटा दो, है ना, इसलिए ऑप्शन नंबर सी है ना हमारा एक करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, देखो, प्रकाश कुड नॉट मेक अप हिज माइंड अबाउट व्हाट टू डू विथ हर विद द प्रोजेक्ट। जो प्रकाश है ना, वो अपने माइंड को मेकअप नहीं कर पा रहा है कि किस तरह से अपने प्रोजेक्ट को करना है, क्या करना है, किस तरह से करना है। तो ईडियम है यहाँ पर मेक अप हिज माइंड, या हम कह सकते हैं मेक अप वंस माइंड। ठीक है, तो मेक अप वंस माइंड का बेसिकली मतलब होता है कोई चीज़ डिसाइड करना। जैसे मैं डिसाइड करती हूँ कि कल मुझे वहाँ जाना है, कल मुझे ये करना है, या आज मुझे इतना पढ़ना है ना। तो मेकअप हिज माइंड का मतलब कोई चीज़ डिसाइड करना। तो ऑप्शन हमारा देखो, ऑप्शन नंबर बी है ना, इस ऑप्शन नंबर बी में डिसाइड दिख रहा है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, यू कैन बेस्ट आइडेंटिफाई द फेयर वेदर फ्रेंड एट द टाइम ऑफ एडवर्सिटी। आप ना अपने एडवर्सिटी के टाइम पर, एडवर्सिटी मतलब कि जब आपको डिफ़िकल्टीज़ होगी, प्रॉब्लम्स होगी, जब आप कभी प्रॉब्लम में फँसे हो, उस टाइम में ना आप एक फेयर वेदर फ्रेंड को आइडेंटिफ़ाई कर सकते हो। अब देखो, ईडियम है हमारा ये फेयर वेदर फ्रेंड, ये ईडियम है। और फेयर वेदर फ्रेंड का मतलब होता है एक ऐसा फ्रेंड जो हमारे अच्छे टाइम में तो हमारे साथ था, पर हमारे बुरे टाइम में हमारे साथ नहीं था। यानी कि मतलब का फ्रेंड था, जब हमारा अच्छा टाइम था, हमारे पास पैसे थे, हमारे पास सारी चीज़ें थी, तब तो वो हमारे साथ था। और जब हम डिफ़िकल्टीज़ में आए तब वो हमारे साथ नहीं था। तो बताना है फेयर वेदर फ्रेंड का मतलब, कि यानी कि जो अच्छे टाइम में हमारे साथ था। अ, क्या आंसर हो जाएगा? बेस्ट फ्रेंड नहीं हो सकता, फ्रेंड ओनली एट द टाइम ऑफ प्रॉस्पेरिटी। देखो ऑप्शन नंबर ना ए ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक ऐसा फ्रेंड जब हमारे पास सुख समृद्धि सब कुछ था तब हमारे साथ था, बट जैसे ही मैं डिफ़िकल्टी में आया, या लड़का लड़की किसी के लिए भी बोल सकते हैं हम, कि जैसे ही डिफ़िकल्टीज़ आई उसने मेरा साथ छोड़ दिया। तो इसी को हम कहते हैं फेयर वेदर फ्रेंड। रिलेट करके याद रख सकते हैं, फेयर वेदर अच्छा टाइम, ठीक है, अच्छा वेदर अच्छा टाइम है, आपके साथ है लोग, कोई भी हो सकता है, पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, गर्लफ्रेंड हो सकती है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, आई कांट बिगिन टू टॉक ऑन दिस सिचुएशन राइट नाउ, आई एम स्टिल रैपिंग माई हेड अराउंड इट। रैपिंग माई हेड अराउंड इट, ये ईडीएम है हमारा, ईडीएम। और यहाँ पे बात हो रही है कि मैं अभी इस सिचुएशन पे बात करना, जो अभी मेरी जो सिचुएशन है ना, मैं अभी इस पे कोई बात नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, जो मेरा जो हेड है ना, इसी के अराउंड में रैप हो गया है। यानी कि मैं ना किसी दुविधा में फंस गया हूँ, कुछ चीज़ें ना मेरे लिए मुश्किल हो गई है। तो रैपिंग माई हेड का, हेड अराउंड का मतलब होता है बेसिकली कोई चीज़ बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रही है समझने में, है ना। तो अंडरस्टैंडिंग समथिंग कॉम्प्लिकेटेड, है ना, ऑप्शन नंबर वन ही हमारा करेक्ट आंसर है। कोई चीज़ समझने में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, मुश्किल हो रहा है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ऑप्शन नंबर ए हमारा ना ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट पे चले। नेक्स्ट है, ये तो काफ़ी इजी है, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब होता है कोई भी चीज़ ना एकदम से घट जाना, कोई चीज़ अनएक्सपेक्टेड हो जाना, अनएक्सपेक्टेड इवेंट होना, जिसके बारे में हमें पहले पता ही नहीं था, एकदम से हो गई कोई भी चीज़, कुछ भी हो सकता है ना। तो जो भी चीज़ अचानक से हो रही है उसको हम बोलेंगे अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अच्छा मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहती हूँ, कोई भी चीज़ अचानक होना आपके साथ, जैसे कोई चीज़ अचानक घटी है, जैसे कि अचानक से ऐसा हो गया, मेरे को मुझे नहीं पता था, तो इससे रिलेटेड ना एक सेंटेंस मुझे आप ना हिंदी में इंग्लिश में जैसे आपको आता है मुझे ना कमेंट बॉक्स में बताइए, कि कुछ चीज़ें जो आपके साथ अचानक से हुई हो और आपने सोचा ना था कि ऐसा भी हो सकता है। जैसे कि एक एग्जांपल मैं बताती हूँ, आप प्रिपरेशन करके गए एग्ज़ाम में, और आपने एग्ज़ाम दे दिया, 2 घंटे बाद पता चलता है कि अरे ये तो पेपर कैंसिल हो गया।
तो आपके लिए सडन हुआ ना ये चीज़ें। आप इतनी दूर से आए एग्ज़ाम की तैयारी करने, इतने दूर से एग्ज़ाम देने के लिए इतना पैसा लगाया, इतनी मेहनत की, बट बाद में पता चलता है कि ये तो क्या हो गया। तो ये आपके लिए एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट रहा, है ना? चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा वॉक अ टाइट रोप। देखो ये रोप है, ठीक है? और इस पे वॉक करना है किसी को, ठीक है? ये ऐसे रॉप लगा हुआ है, इस पे कोई वॉक कर रहा है, ऐसे कर देती हूँ, ठीक है? अब वॉक और टाइट रॉप का मतलब होता है बेसिकली कि बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है। आप वैसे रिलेट करके देखेंगे ना, कोई टाइट सा रोप है, ठीक है? और आपको ये बोला जा रहा है आप उस पे जाके वॉक करो, तो आपके लिए कैसी सिचुएशन होगी? बहुत डिफिकल्ट होगी ना, कि एक तो इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन है, मतलब डिफिकल्ट सिचुएशन आपको उस पर वॉक करना है। तो आप क्या करेंगे? आप बिल्कुल ना केयरफुली होके एक्ट करेंगे। क्यों? क्यों करेंगे केयरफुली एक्ट? क्योंकि आपको पता है कि अगर मैं केयरफुली होके नहीं करूंगा तो मैं गिर जाऊंगा, है ना? और आपको चोट लग जाएगी। तो ऐसे ही रिलेट करके याद रखेंगे कि बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है और आपको बहुत ध्यान से केयरफुली होके उस सिचुएशन में अपना दिमाग लगा के काम करना है। एक्ट बिल्कुल केयरफुली होके करना है, ठीक है? तो वॉक का टाइट रॉप इंपॉर्टेंट भी है, इसलिए मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से बता दिया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा ना ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट पे चलते हैं। बैग एंड बगेज। अब ये हम जैसे लोग बहुत यूज करते हैं, पर हम हिंदी में यूज करते हैं। देखो बैग एंड बगेज का मतलब होता है बोरिया बिस्तर समेत। हम जैसे कई बार बोलते नहीं है, या स्टूडेंट्स या कोई भी, कि जैसे कोरोना में लोग बोरिया बिस्तर समेत अपने घर चले गए, यानी कि अपना सारा सामान लिया और घर चले गए। यही मतलब होता है ना बोरिया बिस्तर का। और जैसे स्टूडेंट भाई मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं तो बोरिया बिस्तर समेत अपने गांव आ गया वापस। तो इसका मतलब होता है बोरिया बिस्तर समेत का मतलब बैग एंड बगेज, ठीक है? तो हो जाएगा ये विथ ऑल गुड्स, ठीक है? ऑप्शन नंबर डी हमारा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। विथ ऑल बिलोंगिंग्स या फिर ऑल गुड्स, हम दोनों भी बोल सकते हैं इसमें, ठीक है? तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। द यूनाइटेड नेशंस इज वर्किंग टू एलिमिनेट द विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी। अब देखो जो यूनाइटेड नेशंस है ना, वो क्या कर रही है यहाँ पे, जो ये पॉवर्टी का जो ये विशियस साइकिल है ना, उसको एलिमिनेट करने की बात कर रही है, यानी कि इसको खत्म करना है। अब यहाँ पे जो हमारा ईडियम है ना, ये हो जाएगा हमारा विशियस साइकिल। अब देखो विशियस साइकिल का ना बेसिकली मतलब होता है कि इसकी वजह से ना क्या हो रही है, कोई दूसरी चीजें अफेक्ट कर रही है। तो यूनाइटेड नेशंस यहाँ पे क्या काम कर रही है कि वो पॉवर्टी को क्या करना चाह रही है, विशियस साइकिल यानी कि इसको खत्म करने की बात कर रही है, ताकि कि कोई भी दिक्कत ना हो बच्चों को, ठीक है? तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा वन प्रॉब्लम कॉजेज अदर, ठीक है? यानी कि जब एक प्रॉब्लम की वजह से दूसरी प्रॉब्लम भी हो रही है। तो अगर यूनाइटेड नेशंस ना यहाँ पे देखो गरीबी को ही खत्म कर देगी ना, तो कोई दूसरी प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। क्योंकि क्या होता है, एक पॉवर्टी की वजह से, रुको एक मिनट में आपको समझा दूँ। देखो एक पॉवर्टी की वजह से ना आप देखेंगे कि इसकी वजह से दूसरी प्रॉब्लम्स आ रही है। अब जैसे दूसरी प्रॉब्लम्स में कौन कौन सी आ रही है, जैसे बच्चों को एजुकेशन नहीं मिल रहा है, कई बार बच्चों को खाना पीना नहीं मिल रहा है, और अदर सारी प्रॉब्लम्स, ठीक है? तो जो यूनाइटेड नेशन है, अगर वो गरीबी को खत्म कर देगी तो दूसरी प्रॉब्लम नहीं आएगी, यानी कि वन प्रॉब्लम कॉजेज अदर्स। ऑप्शन नंबर ए हमारा ना ये करेक्ट आंसर होगा, ठीक है? नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, when I got an opportunity to start a new business, रविकांत cured my pitch। अब देखो जब मैंने ना एक नया बिजनेस स्टार्ट करने की मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, तो जो यहाँ पे जो रविकांत है ना, उसने क्या किया है, क्यूर्ड माई पिच। क्यूर्ड माई पिच हमारा यहाँ पे ईडियम है, और बेसिकली क्यूर्ड माई पिच का मतलब होता है किसी के प्लान को बिल्कुल खत्म कर देना, बर्बाद कर देना। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि जब मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली ना बिजनेस को स्टार्ट करने की, तो रविकांत ने क्या कर दिया, मेरे बिजनेस का जो प्लान है उसको रियूंड कर दिया, ठीक है? अच्छा देखो हमारा ना ये जो क्वेश्चन है ना आया हुआ है एसएससी सीएचएसएल 2024 का ही। आप देखेंगे कि हाँ आज की जो हमारी सीरीज है ना, इसमें ज्यादातर जो क्वेश्चन है ना वो एसएससी सीएचएसएल के ही आ रहे हैं, और आपका देखो एग्जाम भी आने वाला है एसएससी सीएचएसएल का, ठीक है? तो ये याद रखेंगे, क्यूर्ड माई पिच का मतलब होता है किसी का भी प्लान खराब कर देना, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ
देखो नेक्स्ट है हमारा बेल्स एंड विसल्स। अब देखो बेल्स एंड विसल्स का मतलब होता है कोई चीज़ जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव हो, अच्छी हो, बहुत अच्छी लगे हमें देखने में, पर क्या है वो हमारे लिए ना अननेसेसरी, मतलब हमारे किसी काम की नहीं है। जैसे कि आप कभी देखेंगे, आप मार्केट में निकलेंगे, आपको काफ़ी सारी चीज़ें पसंद आएंगी, बट आप सोचेंगे कि चीज़ें तो अच्छी है पर तो मेरी तो किसी काम की है नहीं ना। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो अट्रैक्टिव हो, देखने में अच्छी लगे, लुभावनी सी लगे, पर आपके किसी काम की ना हो, तो उसी को हम कहते हैं बेल्स एंड विसल्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा ना ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ देखो नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग ईडियम्स। अच्छा, ईडियम का हमें मतलब दे दिया गया है यहाँ पे, और हमसे पूछा गया कि किस ईडियम का मतलब ये होता है। देखो गोइंग टू स्लीप का इसके लिए ना एक ईडियम यूज होता है। इसका ये है हिट दी सेक, है ना। हिट दी सेक का मतलब होता है गोइंग टू स्लीप। ऑप्शन नंबर ए ना हमारा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चले, नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वेयर द शू पिंचेस। ठीक है, तो देखो वेयर द शू पिंचेस बेसिकली इस ईडियम का ना मतलब होता है ऐसी चीजें जहां पर थोड़ी सी डिफिकल्टीज हो। ठीक है, अब डिफिकल्टी से रिलेटेड ही जो हमारे इसका आंसर होगा। देखो अब यहाँ पे शू वर्ड आया है ना, शू, तो आपको पता है कि जो ईडियम का लिटरली मीनिंग होता है ना, वो आंसर कभी नहीं होता है। तो यहाँ पे शू वर्ड आया तो इसको काट देंगे हम। डिफिकल्ट रोड, अननोन पाथ, ये सब नहीं होता। वेयर द शू पिंचेस का मतलब होता है जहां पर भी डिफिकल्टीज हो। अब जैसे कि यहाँ ऑप्शन नंबर डी है ना हमारा, वेयर द डिफिकल्टीज लाइक, तो हमारा ऑप्शन नंबर ना डी ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा अ वाइल्ड गूज चेस। अब देखो वाइल्ड गूज चेस ये बहुत बार रिपीटेड हुआ है ये इडियम, बहुत बार। आप किसी भी ईयर का एग्जाम क्वेश्चन पेपर उठाएंगे ना तो बहुत बार आपको रिपीटेड मिलेगा ये। तो अ वाइल्ड गूज चेस का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो होपलेस है, अनअचीवेबल है, और या फिर एक तरह से देखा जाए ना तो हम उसमें मेहनत तो कर रहे हैं बट उसका कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो हम हमारा देखो जो करेक्ट आंसर होगा ना ये होगा फ्रूटलेस सर्च। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। और मैं आपको बता दूं कि कई बार आपको ना ऐसे ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, कई बार आपको ऑप्शंस मिलेंगे जैसे होपलेस वाले ऑप्शंस मिलेंगे आपको, तो ये भी लगा सकते हैं आप। और अनअचीवेबल यानी मेहनत एक तरह से बेकार जा रही, तो उस सेंस में हम इसको लगाते हैं अ वाइल्ड गूस चीज। अच्छा, मैं आपको ना वैसे एग्जाम्पल के लिए रिलेट करने के लिए बता रही हूँ कि आपको हमेशा याद रहे गूज, जैसे ये वर्ड है ना गूज, गूज आपने देखा होगा जैसे कि हम बत्तख वगैरह देखते हैं ना जो पानी में होता है, तो सेम उसकी तरह ही ना एक गूज होता है। बेसिकली ना ये एक बर्ड होता है गूज। एक मिनट, ये मेरा पेन नहीं काम कर रहा। हाँ, गूज ना एक बर्ड होता है, और कभी भी आप उसको ना पकड़ने के लिए भागेंगे ना, आप उसको पकड़ ही नहीं पाएंगे, वो भाग जाएगा। तो क्या हो रहा है कि आप तो कोशिश कर रहे हैं उसको पकड़ने की, पर वो भाग जा रहा है, यानी कि आपकी जो मेहनत है वो काम रंग नहीं ला रही है। इसीलिए इस मीडियम का मतलब भी सेम यही होता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा देखो एन ओल्ड हेड ऑन योर ऑन यंग शोल्डर। देखो एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर बेसिकली इसका मतलब होता है कि अपने उम्र से ज़्यादा समझदार हो जाना। जैसे आपने कुछ बच्चे देखे होंगे कि उनकी एज तो कम होती है बट अपने वो उम्र से ज़्यादा समझदार हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए ही ना हम यूज़ करते हैं एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स। ठीक है, यानी कि उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज और जिम्मेदारी इतनी ज़्यादा आ गई है ना कि वो ओल्ड पर्सन की तरह ना एक्ट कर रहा है, मतलब रियल वाला एक्ट नहीं होता, मतलब कि उसके बात विचार से लगता है कि इसको काफ़ी चीज़ों का तजुर्बा है। ठीक है, देखो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट होगा, इसमें है ना ये अ यंग पर्सन हु एक्ट्स एंड स्पीक लाइक एन ओल्ड पर्सन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा ही गोट मेडल्स टाइम आफ्टर टाइम बाय फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस ऑफ हिज मदर। अब देखो यहाँ पे क्या है, उसको बार बार मेडल्स मिल रहा है टाइम आफ्टर टाइम, मतलब कि बार बार मेडल्स मिल रहा है क्योंकि उसने अपनी मदर के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया था। उसकी सॉरी मदर नहीं है, मेंटर है, सॉरी। हाँ, तो उसने अपने मेंटर के जो भी उसके मेंटर ने उसको बोला था उस सारी चीज़ों को उसने फॉलो किया था। इसकी वजह से क्या फ़ायदा हुआ है, उसको एक के बाद एक मेडल्स मिलता जा रहा है। तो इसका ही मतलब बताना, देखो टाइम आफ्टर टाइम इसका मतलब हो जाता है हमारा ये रिपीटेडली, मतलब एक के बाद एक उसको मेडल्स मिलता जा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ,
देखो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट है हमारा ये। क्या करना है इसमें देखो। हाँ, देखो हमें ना यहाँ पे ना एक ईडियम दिया हुआ है पहले से ही। अच्छा, ये बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है आपके लिए। हमें ईडियम दिया हुआ है पहले से, और इसमें क्या करना है हमें, इस ईडियम से रिलेटेड ना 4 सेंटेंसेस बताए गए हैं। तो बताना है कि ये ईडियम कौन से सेंटेंस में आपका करेक्ट और फिट बैठता है। ठीक है, देखो डॉग इन दी मेंजर। बेसिकली मैं आपको बता दूं, डॉग इन दी मेंजर का मतलब होता है कि कोई काम जो ना तो हम करें ना हम दूसरों को करने दे रहे, तो इसी को हम कहते हैं डॉग इन दी मेंजर। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बता दूं, जैसे कि आपने देखा होगा, जो डॉग है ना, जो डॉग है वो क्या करता है, चारा नहीं खाता है, और ना ना खुद खाता है, ना गाय को खाने देता है। आपने देखा होगा कि कई बार गाय वगैरह होती है ना, तो जो डॉग्स होते हैं ना उसको देख के भौंकते हैं। मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रही हूँ, ताकि आपको याद रहे। तो क्या होता है, जो डॉग है वो क्या करता है, ना मैं चारा खाऊंगा ना मैं तुमको खाने दूंगा। तो सेम ऐसा ही कुछ मीनिंग होगा हमारे किसी सेंटेंस का, जो कि हमारा करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ना मैं करूंगा ना मैं तुमको करने दूंगा, है ना। तो देखो एक एक करके हम देख लेते हैं अपने सेंटेंसेस को। पहला है हमारा, जो मोहित है ना, मोहित वॉज सो लॉयल एंड कमिटेड टू हिज कंपनी। जो मोहित है अपनी कंपनी के लिए बहुत ही ज़्यादा लॉयल और कमिटेड है। और उसने क्या किया है, उसको ना अदर कंपनी से भी काफ़ी अच्छे ऑफर्स ऑफर्स मिले हैं जॉब के, बट उसने क्या किया, उस कंपनी को रिजेक्ट करके, मतलब जो बाद में जॉब के ऑफर मिले उसको रिजेक्ट करके वो अपनी कंपनी में ही बना रहा। तो इसमें ऐसा कोई सेंस नहीं आ रहा, तो ये आंसर नहीं होगा। दूसरा है हमारा, देखो रचित हैड सम इम्पोर्टेंट वर्क एंड सो ही कंसल्ट टू शो टिकट्स फॉर एवरीवन। देखो रचित को ना कुछ इंपॉर्टेंट वर्क था, तो उसने क्या किया है, शो की जो सारी टिकट्स थी ना, जो उसने सबके लिए बुक की थी, सारे ही कैंसिल कर दी। तो आप यहाँ से रिलेट कर सकते हैं कि हमारा ना आंसर यही सही होगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, डॉग इन दी मेंजर का मतलब होता है ना मैं खुद करूंगा ना मैं दूसरों को करने दूंगा। तो यहाँ पे रचित ने क्या किया, उसके पास इंपॉर्टेंट काम आया, उसने क्या करी, टिकट कैंसिल कर दी। और टिकट उसने सबकी ही कैंसिल कर दी, उसको सिर्फ अपनी कैंसिल करनी चाहिए थी ना, क्योंकि काम इसको था, सबको नहीं था। तो इसने सबकी सबकी कैंसिल कर दी, यानी कि ना मैं जाऊंगा देखने ना मैं किसी को जाने दूंगा। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ना बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आप ऑब्वियसली आप यहाँ देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर तीसरे और चौथे पे हमें जाने की जरूरत नहीं, जब हमें आंसर पहले ही मिल गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। और देखो आज की हमारी जो यहाँ पे सीरीज है ना वो खत्म हो रही है। और आपको मेरी सीरीज अच्छी लगती है तो आप मेरी सीरीज को कंटिन्यू रखिए, और अच्छा लगता है लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे।